अब उत्तराखंड पर चीन की नजर, एलएसी पर बसा रहा सैन्य गांव। अरुणाचल के बाद उत्तराखंड पर चीन की नजर, गांवों में माइग्रेशन ना के बराबर। फिर सामने आया हरिद्वार में अग्निकांड, भीषण गर्मी के कारण लगी आग। राजाजी टाइगर रिजर्व में भड़की आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हल्द्वानी में प्रकृति का कहर, बीते दिन आंधी तूफान से कार पर गिरा पेड़ गिरने से एक अधिवक्ता की मौत। डीएम ने मामले का लिया संज्ञान, पेड़ को चिन्हित कर काटे जाने का आदेश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अरुणाचल के बाद अब उत्तराखंड पर क्या चीन की नजर है? चीन अपनी आक्रामक गतिविधियों की वजह से खतरा बना हुआ है। सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में आक्रामकता के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का पूरा फोकस अब उत्तराखंड में सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ाने पर है। ये उस तरह के इलाके हैं जहां अभी तक किसी तरह के तनाव की खबर सामने नहीं थी। और ये भी आपको बता दें कि चीन की सेना लंबे समय से भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास के क्षेत्रों में गांवों का निर्माण कर रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में चीन द्वारा बनाए जा रहे सैन्य गांवों के निर्माण की दावों की पुष्टि होती है। इन सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन बहुत तेजी से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। कुछ मामलों में 1 महीने के भीतर लगभग 100 आपको बता दें कि स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। और उत्तरकाशी के आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि उत्तरकाशी के पुलाम सुमदा से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस तरह के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रैल से मई 2022 के बीच बने। पूर्व में बाराहोती के पास भी इसी तरह के बुनियादी ढांचे खड़े किए गए हैं। चीन ने पिछले कुछ समय से भारत और चीन को अलग करने वाले अग्रिम मोर्चों पर आवासीय परिसरों का निर्माण करने पर जोर दिया है। और ये भी जानकारी दे दें कि आवासीय कॉम्प्लेक्स खेल और मनोरंजन की सुविधाओं से लैस है, लेकिन फिलहाल ये खाली पड़े हैं। इन सीमावर्ती गांवों की बात करें तो इनमें माइग्रेशन ना के बराबर है, जिससे ये भी पुष्टि होती है कि इन्हें चीन ने सैन्य उद्देश्यों के लिए तैयार किया है। तो अब गांवों में जो माइग्रेशन है वो ना के बराबर है और उत्तराखंड पर अब कहीं ना कहीं चीन अपनी बुरी नजर डाल रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि एलएसी पर अब सैन्य गांव बसा रहा है चीन। अब उत्तराखंड पर चीन अपनी बुरी नजर डाल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड पर चीन अपनी नजर डालता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि पर ड्रैगन की नजर है। और ये भी आपको जानकारी दे दे कि उत्तराखंड में सैन्य ढांचा बना रहा है चीन। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में जो चीन है, चीन के द्वारा अपना सैन्य ढांचा जो है वो तैयार किया जा रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड पर चीन द्वारा अपनी दृष्टि डाली जा रही है। और गांव में माइग्रेशन की अगर बात करें तो गांव में जो माइग्रेशन है वो ना के बराबर है।
तो देवभूमि पर ड्रैगन की नजर है और आपको बता दें कि उत्तराखंड पर चीन अपनी नजर डाल रहा है। पहले तो अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने अपनी नजर डाली थी, तो वहीं अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पर चीन अपनी नजर डाल रहा है और उत्तराखंड में सैन्य ढांचा कहीं न कहीं चीन द्वारा तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई है। सैटेलाइट से तस्वीरें लेने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि LAC पर चीन एक नया गांव बसा रहा है। चीन ने एक बार फिर से ऐसा करने की हिमाकत की है और ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड में चीन की बड़ी साजिश है। सीमा पर चीन की साजिश बेपर्दा हुई है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, देवभूमि पर एक बार फिर से चीन द्वारा नजर डाली जा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल देखिए, के बाद अब उत्तराखंड में भी चीन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जो सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई है, साफ देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सीमा पर चीन ने अपने कई गाँव को निर्माण कर दिया है, जो उत्तराखंड की रुक गई। उत्तराखंड का हिस्सा नेपाल से जुड़ा हुआ है। खासकर उत्तरकाशी जिले की बात करते हैं, जहाँ से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। वहाँ पर उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर दूर नापट्टी लगती है, उसके अंदर ही अगर इन्होंने अपने निर्माण को जो करना शुरू कर दिया है। काफी दिनों से इस तरीके से लोगों का अंदेशा लग रहा था, क्योंकि क्षेत्र में किसी का भी रहना वहाँ पर नहीं देखा जाता है। खाली गाँव वहाँ पर पड़े हुए हैं, इसके बावजूद तीन जगहों पर अपने गाँव का निर्माण कर रहा है, वहाँ पे खेलने के लिए तैयार कर रहा है। तो आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी चुनौती भारत सरकार के लिए कि किस तरीके से वो इसको मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट जैसा पूरा अपनी तस्वीरें जारी कर दी और सरकार को भी एक तरीके से बता दिया है कि चीन यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि भारत सरकार और ITBP इंटेलिजेंस जानकारी नहीं लेगी और आगे क्या कार्यवाही करेगी उसका। जी, ऐसे में कृष्णा, लगातार उत्तराखंड में सैन्य ढांचा चीन द्वारा बनाया जा रहा है। पहले तो अरुणाचल प्रदेश को अपना निशाना बनाया गया था चीन द्वारा, तो वहीं अब उत्तराखंड में भी एक सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से इसकी तस्वीरें भी ली गई है। ऐसे में जो भारतीय सेना है, उत्तराखंड की जो सेना है, उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल सेना इस पर क्या कदम उठा रही है उसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी है। हालांकि उन्होंने अनौपचारिक बात में मीडिया को जानकारी कि हमारी तरफ से बात कोशिश कर रही है कि चीन यहाँ पर घुसपैठ ना करे। रेखी जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से ITBP की तरफ से बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। पोस्टिंग में जो पहले 10 जवान की बात संख्या उनकी डबल कर दी गई है। इस तरीके से जो है प्लान इंडियन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, जो अनौपचारिक सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो टीम ने उत्तरकाशी जिले से घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, बाकी जिलों में क्या हाल होता है। चमोली, तमाम जिलों की सीमा भी जो है वो तीन के बाद से हम देखते हैं इन जिलों में भी सतर्कता जो है आर्मी को अभी से बढ़ानी पड़ेगी, ताकि इन जगह पर जो है सत्ता महसूस रह पाए। चीन आने वाले दिनों में थोड़ी ना चल पाएगी। जी कृष्णा, लगातार यहाँ पर चीन द्वारा यहाँ पर अपना सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर चीन द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय सेना भी अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय सेना द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। बने रहिए कृष्णा आप हमारे साथ। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों से चल रही है। ऐसे में श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए दर्शन करने आ रहे तीर्थ यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को और बेहतर करने में निरंतर प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि केदारनाथ में दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों की तरफ से लगभग 45 दिनों की यात्रा में अब तक 8 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआती 20 से 25 दिनों में खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी रही। इसके बाद राज्य सरकार व जिला प्रशासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। इनमें शौचालय, पेयजल, घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य और आपको भी जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
विकट परिस्थितियों में मेहनत की जा रही है। साथ ही सभी कार्मिकों की तरफ से जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है, जिसके बाद सभी यहाँ पर कर्मियों को दूर भी किया जा रहा है। जो भी यहाँ पर कमियां हैं उनको दूर लगातार प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में जो यात्रा करने जो यात्री दूर दूर से अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए तमाम तरह की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। चारधाम यात्रा में भक्तों का लगातार जन सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि बीच बीच में मौसम काफी ज्यादा खराब रह रहा है, भारी बारिश देखने को मिल रही है, बर्फबारी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच भी जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, उनका हौसला कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उनका जोश कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार दूर दूर राज्यों से यहाँ पर यात्री बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रशासन व्यवस्थाओं को बेहतर करने में भी जुटा हुआ है और जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी यहां पर कर ली गई है। यहां पर तीर्थ यात्रियों का खास तौर पर ध्यान भी रखा जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस वक्त केदारनाथ में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब लगा है? देखिए, केदारनाथ की यात्रा बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। श्रद्धालु हर एक उम्र का व्यक्ति, चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें, चाहे बड़े बुजुर्गों की बात करें, देश के हर एक कोने से श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और बाबा पे शेष नवाज रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से चारधाम यात्रा चल रही है। विगत 45 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि 8 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुंचकर शेष नवाज चुके हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि काफी समय से जिस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही थी चारधाम यात्रा पे आने के लिए, वैसी सुविधा हो चुकी है सभी श्रद्धालुओं के लिए कि उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं करनी पड़ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अपनी यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं अगर कोई श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आ रहा है, उसको दिक्कत हो रही है तो दिक्कत हमें भी होगी, इसलिए उसका विशेष कर ध्यान रखा जाए। अगर जिलाधिकारी हम प्रयास की बात करें तो वो लगातार केदारनाथ यात्रा पर मॉनिटरिंग जो है वो रोजाना कर रहे हैं और हर एक सुविधा जो श्रद्धालु को पूजा करवानी चाहिए, शौचालय की बात करें, पेयजल की बात करें, विद्युत लाइन की बात करें, सड़क सुविधा की बात करें, ऐसे में तमाम सुविधाओं पर जिलाधिकारी लगातार नजर है और तमाम खामियां जो उनको दिख रही है उसको बेहतर करने के लिए वे अधिकारियों को दिशा निर्देश भी हमको देते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री तो लगातार चारधाम यात्रा को लेकर सतर्क किए। अब जो यात्रियों का रुझान दिख रहा है विशेषकर केदारनाथ धाम के लिए, तो ऐसे में अधिक से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी खुशी एक तरीके से जिला प्रशासन के लिए तो कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता भी बढ़ा देती है अधिक संख्या। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से खामियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने भी दावा किया है कि जो भी सुविधा हम बेहतर बनाना चाहेंगे उसके लिए हम यात्रियों से प्रत्येक यात्री को फीडबैक भी ले रहे हैं, जो यात्रा करके आ जा रहा है, जो इस तरीके से अपनी परेशानियां बता रहा है कि हमें पानी की दिक्कत हुई थी या बिजली की वहाँ पर दिक्कत हुई थी, तो सूचना को काफी सुधारा जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितनी और जोर शोर से चारधाम यात्रा जी कृष्णा, यहाँ पर भक्तों का लगातार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। लगातार यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है, भारी बारिश हो रही है, उसके बाद भी जो भक्त है, भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में आग का कहर देखने को मिला है। मां मनसा देवी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजाजी टाइगर रिजर्व में अग्निकांड की घटना सामने आई है। यह अग्निकांड भीषण गर्मी के कारण हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस अग्निकांड पर काबू पाया है। देखिए, गर्मियों के महीने में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है और गर्मियों के महीने में ऐसी जो फॉरेस्ट फायर्स हैं इनकी सूचनाएं मिलती रहती हैं, इनकी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जो वहाँ के आसपास क्षेत्र हैं जहाँ पे पब्लिक रह रही है, उनसे अपील यही है कि थोड़ा ध्यान रखेंगे जब भी कोई जलती हुई किसी चीज़ को घास के या सूखी घास के ढेरों के आसपास ना ले जाएं।
मार्चेस है जलती हुई, उसको पूरा बुझाकर ही डस्टबिन में फेंकें। और कहीं पर भी ऐसे सूखे ढेर हैं तो अगर आसपास हैं तो उनकी सफाई अवश्य करें। किस तरह का एरिया है मैम ये पूरा? किस तरह का? जंगली जानवर भी हैं, रिहायशी भी है? एरिया आपके पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे श्रबरी है, फॉरेस्ट है और जंगली जानवर भी वहाँ पर काफ़ी आवागमन रहता है। तो सभी की सेफ्टी के लिए एक अपील है कि सभी सुरक्षित रहें और जो भी नियम हैं फॉरेस्ट के, हमारे पुलिस के, सभी का पालन करें। उत्तराखंड के सितारगंज में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पर नगर वासियों के साथ धरना दिया। उनका आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से जनहित के निर्माण कार्यों की फाइलें मंगाकर उस पर रोक लगा दी है। उनका आरोप है कि ये राजनीतिक दबाव में अधिकारी उनको जनहित के विकास कार्य नहीं करने दे रहे हैं। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने अपने समर्थकों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर उप जिलाधिकारी से तुषार सैनी से इसमें हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने काम न होने पर आत्मदाह की धमकी भी दे डाली है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने आरोप लगाया है कि वर्षा काल शुरू होने वाली है और इसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ दिन पहले आंधी तूफान के चलते हल्द्वानी रामपुर रोड में कार के ऊपर पेड़ गिर जाने से अधिवक्ता की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों को ऐसे पेड़ चिन्हित कर तुरंत काटे जाने के आदेश दिए हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। तो वहीं अब ऐसे पेड़ों को काटे जाने का काम तेजी से चालू हो गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि ऐसे पेड़ों के चिन्हीकरण का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में रामपुर रोड के दोनों ओर स्थित ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके बाद बरेली रोड और 3 पानी बाईपास के पास के पेड़ों को काटा जाएगा। आप भी जानते हैं कि पिछले दिनों जब आंधी आई थी तो एक मृत्यु पेड़ गिरने से कार के ऊपर पेड़ गिर गया था और एक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैम ने इसमें तत्काल जो भी पेड़ गिरने की स्थिति में है उनका चिन्हित करते हुए कटाने के लिए इसमें आदेशित किया था। तो इसमें जो हमारा रामपुर रोड है उस पर छपान का कार्य पूरा हो गया है। दोनों साइड के पेड़ चिन्हित हो गए हैं कि कौन कौन से खतरनाक पेड़ हैं, इनका काटा जाना आवश्यक है। उनके कटने की प्रक्रिया इसमें वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है। और कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ जहाँ पेड़ कटाना? देखिए, रामपुर रोड और इसके बाद 3 पानी बरेली रोड, इन दोनों जगह पर पेड़ चिन्हित हो चुके हैं जिनकी कटने की प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर लालकुआ से है, जहां लालकुआ में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि लालकुआ बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग और अतिक्रमण की सूची से बाहर किए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। बता दें कि ग्रामीण यहाँ बिंदु खत्ता स्थित एक निजी स्कूल में एकत्रित हुए। हजारों लोगों ने एक ही सुर में राज्य सरकार से जल्द बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की यहाँ पर मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने लालकुआ तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला, जिसके बाद तहसील पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह के माध्यम से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि बिंदु खत्ता के लोग पिछले लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं। साथ ही बिंदु खत्ता में अधिकतर निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग की है। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी में एक बार फिर से बड़ा हादसा होने से बाल टला है। बता दें कि मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। साथ ही यात्री डर गए, तो वहीं बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बचा ली।
और ये भी बताया जा रहा है कि शाम के समय मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी और 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मारी, जिससे बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। और बस में बैठे यात्रियों ने कहा कि उत्तराखंड रोडवेज की बस का हाल बेहाल है, पहाड़ों में भी खतरा। आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार खतरा भी मंडरा रहा है और ऐसे में पहाड़ों में खटारा बसें संचालित की जा रही है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से यह भी मांग की है कि मसूरी में उत्तराखंड परिवहन की नई बसों को संचालित किया जा सके, जिससे कि देश विदेश से मसूरी घूमने आ रहे यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित और सफलतापूर्वक कर सकें। हिल डिपो में परिचालक और अभी मसूरी से देहरादून के लिए बस निकल रही थी, पूरी 40 सीटर मतलब 40 थी पूरी फुल। और जैसे ही बस थोड़ा सा मसूरी से 100-200 मीटर नीचे आई और एकदम से जो है पैडल मतलब प्रेशर पूरा लूज हुआ, पैडल पूरा नीचे चले गया गाड़ी का अचानक से। तो ड्राइवर ने जो है गाड़ी को पहाड़ की तरफ में बचाने के लिए जो है पहाड़ वाली साइड पे ही थी गाड़ी और पहाड़ की तरफ में लगा दी गाड़ी रोकने के लिए। तो रोकने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा जो है एक स्लोप जैसी चीज़ में चढ़ाई, तब जाके गाड़ी रुकी है। तो आप लोग बाल बाल बचे आज। थैंक यू गॉड, हम तो शुक्रिया करने की परमात्मा ने हमारे को आज बचा लिया। सरकार को चाहिए पैसा, सरकार को चाहिए इनकी हालत सही करने के लिए। जब आप टैक्स पे कर रहे हो, हर एक चीज़ में कह रहे हो कि हमारा ये है सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इनको सरकार को भी देखना चाहिए यहाँ पर आकर इनका सिस्टम कैसे है। बिल्कुल, मैं ऐसी बस में था और तीसरे नंबर सीट पर मैं बैठा था। अचानक एक्सीडेंट की बस का अनबैलेंस हुआ तो सीधा इस साइड में टकरा। अगर यहाँ पर ना ये साइड होती तो हम लोग आज सीधा नीचे जाते और हमारे साथ और भी गाड़ी जो आ रही थी वही जाती। तो कुछ लोगों को मना ये रास्ता इधर मेरे को मिल गया तो हम लोग बचाव हो गया। लेकिन इसकी कारण ये बता दूँ, जो गाड़ी है ना पुरानी गाड़ी की वजह से मेन हो रहा है। अगर नई गाड़ी हो तो कंट्रोल हो जाती है, पुरानी गाड़ी कहाँ तक कंट्रोल होगी। टैक्स लेते हर चीज़ का आप यहाँ पर हर चीज़ का पैसा, इतना पैसा लूट यहाँ पर लूट मचाई रखी है, लेकिन किसी चीज़ को पैसा नहीं लग रहा। फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो लगाओ भी। अगर आपने कमाना है ना, हमसे कमाना है, हम टूरिस्ट लोग हैं, हम लोग बार बार नहीं आएंगे। एक बार आएंगे अगर ऐसा रहोगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। 2-4 साल की बात है, उसके बाद अपने आप फिर खाली हो जाएगा, फिर क्या करोगे। ऊपर से स्कूटर लेके आए तब तक हमने पत्थर लगा दिया। जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी में धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल बीते 1 जून को अंकिता के मां बाप ने केस की कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जून से पहले केस के विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को इस आधार पर केस की पैरवी से हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को ज्ञापन दिया था, जिसमें जितेंद्र रावत पर आरोपियों से साठगांठ कर अंकिता केस को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मांग पूरी न होने की वजह से अंकिता के मां बाप आज से जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी में धरने पर बैठ गए हैं और जिससे कि अगली सुनवाई 9 जून को किसी दूसरे लोक अभियोजक की तरफ से अंकिता केस में गवाहों के बयान ईमानदारी से दर्ज किए जा सके, साथ ही अंकिता को न्याय मिल सके और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो सके। आपसे मुलाकात करने पहुंचे थे सर, क्या मामला रहा होगा, किस तरह समाधान किया जाए इसका? एक पूरा प्रतिनिधिमंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनकी कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें एसडीएम स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन ने आवश्यक कार्रवाई तो प्रेषित की गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में अनाधिकृत और अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही टैक्सी स्कूटियों के खिलाफ उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसको लेकर बुधवार को एआरटीओ राजेंद्र के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम मसूरी पहुंची और मसूरी में टैक्सी स्कूटियों के संचालन के कार्यालय और पार्किंग का औचक निरीक्षण यहां पर किया गया, जिससे टैक्सी स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों को काफी अनियमितताएं यानी कि असुविधाएं प्राप्त हुई, जिसको लेकर एआरटीओ ने 2 स्कूटी संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं और सभी को निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस के अनुरूप ही मसूरी में टैक्सी स्कूटियों का संचालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए एआरटीओ राजेंद्र ने बताया कि मसूरी में अनाधिकृत रूप और अव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही
टैक्सी स्कूटी को लेकर लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद मसूरी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस के साथ उनके कार्यालय और पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि निरीक्षण के दौरान कई स्कूटी संचालकों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं पाई गई है, तो वहीं कई दुकानों से ही स्कूटी संचालन कर रहे हैं जो नियम अनुसार गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि मसूरी में 42 स्कूटी संचालकों को लाइसेंस दिया गया है, जिसमें से 2 लाइसेंस को निरस्त यहां पर कर दिया गया है, तो वही नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूटी संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो है आज निरीक्षण किया गया है। जितनी भी रेंटल बाइक के लाइसेंस लिए गए थे उनका आज निरीक्षण किया गया और उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। इन्होंने लाइसेंस के ज़्यादा यहाँ पर जो है पार्किंग की गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ जगह पर ये भी पाया गया है कि उनके लाइसेंस में जो इनके ऑफिस है वो वहाँ पर संचालित नहीं किए जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनके लाइसेंस जो है निरस्त किए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार 2 नए शहर बसाने की तैयारी में है। काशीपुर व डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाने को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी है। आवास विभाग ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सर्व सुविधा संपन्न शहर का प्रस्तुतिकरण दे दिया है, जिस पर सहमति जताते हुए दोनों स्थानों का निरीक्षण करने जल्द ही केंद्र की टीम आएगी। राज्य ने इन शहरों का 1100 करोड़ का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है और धामी सरकार इसे लेकर योजना भी बना रही है। ये दोनों शहर पूरी तरह से विकसित होंगे, जिन्हें प्लानिंग के साथ स्थापित किया जाएगा। इसे लेकर क्षेत्र में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां जिहादियों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 2 जिहादियों ने हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश की है। लगातार ये जिहादी एक के बाद एक मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर या तो भगा ले जाते हैं या फिर हिंदू बन मासूम लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या को अंजाम दे देते हैं। ऐसी एक घटना के कारण चमोली में हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर जन जागरूकता रैली निकाली और जिहादियों का पुतला भी फूंका गया। तो वही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों जिहादियों के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग में धारा 373 IPS और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर दोनों जिहादियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आज थाना कर्णप्रयाग में गौचर चौकी क्षेत्र में कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एक धर्म विशेष के दो व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष भी था। पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। धारा 363 और 8 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके जो ये 2 अभियुक्त थे, गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोइनुद्दीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन, इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें मैं स्थानीय लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की गई है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बच्ची माइनर है, तो इसमें जो भी सख्त कार्रवाई हुई वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।